हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश मस्के। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पेपर में जो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं उसके बारे में देखते हैं। आज की डेट है 19/6/2021। आज का एक एडिटोरियल है जो कि एक क्लाइमेट इन कॉर्नवॉल इस नाम से है। तो उसका मैं हेडिंग पढ़ता हूँ अभी। G7 मीट पुशेस द क्लाइमेट बर्डन ऑन टू लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये इसका टाइटल है। एडिटोरियल ये लिखा है एक जो इसके ऑथर है एडिटोरियल के, तो उनका नाम है मंजीव सिंह पुरी। ओके, तो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो वो फॉर्मर एम्बेसडर टू यूरोपियन यूनियन एंड लीड क्लाइमेट चेंज निगोशिएटर फॉर इंडिया, डिस्टिंग्विश फेलो, ऐसा यहाँ पे उनका थोड़ा सा परिचय दिया है। तो आज हम पढ़ते हैं कि ये एडिटोरियल किसके बारे में है, एडिटोरियल्स हमें क्या बताता है। मैं आपको ये एडिटोरियल्स थोड़ा सा समझा कर बताऊँगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो मैं पहले पढ़ता हूँ, बाद में इसका मैं विश्लेषण करता हूँ कि उसमें क्या कहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द कॉर्नवॉल G7 समिट। अब कॉर्नवॉल यानी क्या कि एक जो हम ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एक छोटी सी कंट्री है कॉर्नवॉल, वहाँ पे एक समिट हुई थी G7 अभी अभी। तो उसमें जो इमिशन है, कार्बन इमिशन, उसके बारे में कुछ तो भी ऐसा एक निर्णय हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे ऑथर बताते हैं। तो कॉर्नवॉल जीवन समिट सॉट टू रिस्टैब्लिश अ कॉमन पर्पस अमॉन्ग द रिचेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें ये तय किया गया है कि जो रिचेस्ट डेमोक्रेसीज है, तो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कार्बन इमिशन कम करे। ओके, कार्बन धीरे धीरे ऐसा कम करे और 2050 तक वो पूरा नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन रहे। तो it also continued with the recent tradition among the rich to seek more than द फेयर शेयर फ्रॉम द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़। और इसके साथ ही उन्होंने जो डेवलप कंट्रीज़ है वो क्या कर रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके ऊपर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रही है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि आपका भी वो काम है कि आप उस दिशा में आगे आए, उस दिशा में आगे जाए। और जो आपका जो कार्बन इमिशन है आपके कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और जो हम कोल के ऊपर आप काम कर रहे हैं और उससे जो कार्बन इमिशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर जितना आप गंदा हो रहा है, तो उसको आपको कम करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा डेवलप कंट्रीज़ ऐसा कह रही है। तो अभी उसमें यही कहा है, with Joe Biden at the helm in the US and climate champion Europe as his partner, climate leadership had to priority for G7 that accounts for around 60% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यानी जो G7 जो कंट्रीज़ है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 60% ऑफ जो 60% टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, तो उसका 60% इस कंट्री से होता है। जो G7 कंट्रीज़ है उसमें कुछ 7-8 कंट्रीज़ है, तो वो 60% कॉन्ट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैस वातावरण में छोड़ने के लिए। वो responsible है G7 countries over the time, and 25% of the current global ग्रीन हाउस गैस इमिशन, अभी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है उसका 25% इसी देशों से हो रहा है एटमॉस्फेयर। ओके, इन द पर कैपिटल टर्म्स, अगर पर कैपिटल टर्म से देखा जाए तो जी सेवन जो कंट्रीज़ है उनका जो इमिशंस है वो हाईएस्ट है इन द मेजर इकोनॉमीज। जो भी मेजर इकोनॉमीज कंट्री है लाइक रशिया, चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो उनका पर कैपिटा टर्म्स में उनका ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन है, कार्बन इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है। और वो ज़्यादा कोल का इस्तेमाल करने की वजह से और डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने यूज़ किया है कोल का, तो उससे एक वातावरण पे बुरा असर हुआ है। तो ये वातावरण अच्छा होने के लिए और वातावरण को प्रदूषण मुक्त होने के लिए उन्होंने G7 समिट में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब हमें इमिशन धीरे धीरे कम करते करते ज़ीरो तक लाना है।
द कॉर्नवॉल समिट हाउएवर मेड एन इक्वल एफर्ट टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज। अब वह अभी डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज जो है जैसे अमेरिका, रशिया है, जो और यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो डेवलप कंट्रीज़ है, उनका कहना है कि अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब यह डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना और बाकी ब्राज़ील, ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये उनकी भी अभी जिम्मेदारी है कि वो भी इस दिशा में पैर रखें और इस दिशा में उन्होंने काम करना चाहिए कार्बन इमिशन के लिए। जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है तो आपको भी धीरे धीरे कम करना है, कोल का जो इस्तेमाल है वो आपको कम करना है, ऐसा बताया। इवन दो द कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एग्रीड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज। डिफरेंशिएशन अंडरस्कोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the industrialized countries to lead. In the new template, depression appears to be mean that big push on climate change must come from the large developing countries. अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है तो उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है, वो उन्होंने ज़्यादा उसको उनको मदद करनी चाहिए इस दिशा में, उन्होंने काम करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़। ऐसा डेवलप कंट्रीज़ का एक डेवलप कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी उसके लिए तैयार है, तो उनका ये कहना है। तो अभी जो G20 समिट आगे होने वाली है, तो अभी यह देखा जाएगा कि अभी जो डेवलपिंग स्टेट है चाइना, इंडिया, वो क्या कहेंगे और उनकी क्या राय रहेगी, लेकिन वो उनको सपोर्ट करेंगी। चाइना को तो पता नहीं, लेकिन इंडिया तो हमेशा ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बारे में सब अच्छे ही करते और डिसीजन लेते हैं सबके हित में, ऐसा रहता है। लेकिन जो अभी चाइना, हमें पता है कि चाइना ऐसा बिल्कुल करता नहीं, और उनकी वो बातें जो डेवलप कंट्रीज़ है तो उनका कहना वो सुनते नहीं, तो ऐसा होता है। तो अभी क्या G20 समिट में क्या होगा आगे, तो वो तब देखा जाएगा कि क्या एग्रीमेंट होते हैं, क्या सहमति, किस बात पर सहमति बनती है, तो ये सब बातें हैं। G7 एग्रीड कलेक्टिवली टू नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2050। अब G7 जो समिट हुई थी कॉर्नवॉल में, तो उसमें यह तय किया गया है कि अभी 2050 तक पूरा ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2050, एंड कॉल ऑन ऑल कंट्रीज इन पर्टिकुलर मेजर इमिटिंग इकोनॉमीज टू ज्वाइन एज अभी बाकी कंट्रीज़ को भी धीरे धीरे उनको इस इन चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट करना है, ग्लोबल एफर्ट्स, क्योंकि ये ग्लोबल एफर्ट्स है, एक एक देश से नहीं होगा। एक देश अगर इस दिशा में काम कर रहा है तो उससे वो नहीं होगा, तो सब जो मेजर इकोनॉमीज है, जो मेजर इमिटर है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं, कार्बन इमिशन हो रहा है जिन कंट्रियों में, तो उनको भी आगे आकर काम करना है, तो ये ग्लोबल एफर्ट्स है, तो ऐसा कहा है। बाकी ये आगे है, एंड वन ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस हैज़ बीन मेड कॉन्टिजेंट ऑन नेट ज़ीरो इमिशन बाय 2050। तो आपको कुछ उसके लिए मदद भी की जाएगी, अगर आपको उस दिशा में आप काम कर रहे हैं नेट ज़ीरो इमिशन के 2050 तक, तो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट हैज़ बीन मेड, तो उसके लिए कुछ मदद की एक प्रावधान है मदद का। कोल वॉज पर्टिकुलरली इन द आई ऑफ द G7 विच स्ट्रेस दैट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन अनअबेटेड कोल मस्ट स्टॉप नाउ। अभी जो कोल का जो इस्तेमाल हो रहा है वो अभी हमें कम करना है, उसको उसका पूरा हमें ज़ीरो पे लाना है, उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसको ज़ीरो पे लाना है, धीरे धीरे कम करना है, ऐसा 2050 तक, ठीक है। टेस्ट में इंडिया दैट कंट्रीज टू, जब इंडिया जैसे भारत की बात होती है तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोल पर ज़्यादा निर्भर है, और और इस थर्मल पावर के लिए हमें कोल की ज़रूरत है। लेकिन हमें भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बारे में सोचें, उसका जो प्रभाव है वातावरण में जो बढ़ रहा है उसको कम करना है, उस दिशा में हमें आगे आना है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है इंडिया, ब्राज़ील और बाकी अदर है, तो उनको इसके बारे में एक एग्रीमेंट करना होगा। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी आर द की एरियाज वेयर द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट कैन एंड मस्ट लीड। ओके, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ये दो बातें हैं कि इंडस्ट्रियलाइज जो वेस्ट है तो वो क्या कि उसके साथ वो लीड कर सकती है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, यानी कुछ मुझे अभी पैसा तो लगेगा और एक
टेक्निक, एक अच्छी टेक्निक भी लगेगी, तो इनकी वजह से वो कर सकते हैं लीड। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई अभी कार्बन नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम उसको अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, अल्टरनेटिव्स सोच सकते हैं उसके बारे में। तो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, सो तो ये दो बातें हैं। G7 came up short in only our reform collective developed countries commitment 100 billion per year, तो 100 billion पर ईयर। दिस फ्लैग वॉज मेड इन कोपेनहेगन इन 2009। तो G7 कंट्रीज जी थे, उन्होंने तब 2009 में यह बताया था कि वो 100 बिलियन डॉलर पर ईयर खर्च करेंगे इसके लिए, जो भी नुकसान हो रहा है, जो कार्बन इमिशन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, सो उसकी वजह से तो वो तो, लेकिन अभी उसका जो प्रभाव है कहीं दिख नहीं रहा है। 2009 को उन्होंने यह तय किया था, लेकिन इज़ नाउ नो वेयर नियर बीइंग रिच। देन $2 billion वॉज कमिटेड टू एक्सेलरेट इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द कोल। यानी कोल से हमें छुटकारा पाना है, कोल के बजाय हमें दूसरा कोई पर्याय ढूंढना है, ऐसा कहा है। तो इसके लिए यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी के बारे में उन्होंने बताया था डेवलप कंट्रीज़ ने, पर लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पे लेखक जो ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं। अदर मेजर इकोनॉमीज वे आर कॉल टू अडॉप्ट सच कमिटमेंट जॉइन द फेजिंग आउट द मोस्ट पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज। जो ज़्यादा पोल्यूशन करने वाले जो सोर्सेज है उसको हटाना है, एंड स्केलिंग अप द इन्वेस्टमेंट इन द। अभी जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो हमें पैसा खर्च करना है, जो मुझे अपने, तो वो कहाँ पे करना है, टू फैसिलिटेट द क्लीन ग्रीन ट्रांजिशन। यानी जो एनर्जी का सोर्स क्लीन सोर्स है, एक स्वच्छ स्रोत माना जाता है, तो उसको बढ़ावा देना है, उस पर खर्च करना है जो भी है, और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लानी है और डेवलप करना है। इंडिया हैज़ बीन लीडिंग स्टेक होल्डर इन द क्लाइमेट एक्शन। और मैंने पहले ही बताया कि इंडिया ये पायोनियर है इसके बारे में। अगर क्लाइमेट एक्शन की बात आती है तो इंडिया हमेशा आगे ही रहता है। G20 में, G20 का इंडिया G20 का मेंबर है, और उसने पेरिस अकॉर्ड भी साइन कर लिया है और कमिटमेंट भी की है कि हम इस दिशा में काम करेंगे। ये ग्लोबल इमिशन जो हो रहा है, और ये ग्लोबल इमिशंस, कार्बन इमिशन जो हो रहा है भारत से, और तो उसके बारे में उन्होंने एक तो पेरिस अकॉर्ड का वो सिग्नेटरीज है। तो इट हैज़ ऑल्सो टेकन ऑन द मोस्ट एम्बिशियस टारगेट ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर बाय 2030। ठीक है, 2030 तक हमने, इंडिया ने क्या तय किया है कि 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर वो जनरेट करेगा। कौन? इंडिया करेगा। एंड हैज़ शोन द वर्ल्ड द वे फॉरवर्ड ऑन सोलर पावर विथ, और सोलर पावर पर ज़्यादा वो निर्भर रहेगा इंडिया। तो उसके बारे में उसने पहले ही यह डिक्लेयर किया था कि 2030 तक वो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करके उस पर काम करेंगे, विथ प्रोड्यूसर्स नाउ ऑफरिंग अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव तारिफ्स। जो प्रोड्यूसर्स है और जो सोलर पावर जनरेट करने वाले, तो वो क्या ऑफर कर रहे हैं? अल्ट्रा कम्पिटिटिव तारिफ्स। म्हणजे जो टैक्स, तो उसका जो चार्जेस रहता है कि जो टैक्स रहता है वो थोड़ा मुझे उस पर यानी थोड़ा रिजनेबल रहेगा, ऐसा कहा यहाँ पे। द नेक्स्ट इज, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया इज़ अ नेचुरल अलाई ऑफ G7। और G7 के लिए हमने अब इंडिया को भी थोड़ा सा एक मौका दिया था बोलने के लिए, और उनकी राय मांगी थी। और राय यानी उनको अभी एक उनको शामिल कर लिया था इंडिया को। और नरेंद्र मोदी जी, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात बताई इन्वायरमेंट के बारे में, जो 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 ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुई थी इन्वायरमेंट के। हाउएवर ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस आर नॉट अबाउट कलेक्टिव एक्शन फॉर द इन्वायरमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी, दे आर स्ट्रेटेजी नेगोशिएशन वेयर नो क्वार्टर इज गिवन एक्सटर्नल प्रेशर्स अबाउंड। ओके, तो ये सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छा वातावरण यहाँ पे लाए, एक इको फ्रेंडली और पोल्यूशन फ्री प्लानट पोल्यूशन फ्री प्लानट रखे, इस धरती को पूरी तरह से स्वच्छ रखे, और कोई भी इमिशंस ना हो, मुझे यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जो कार्बन इमिशंस है वो पूरा कम करे, और इस प्लानट पर एक मनुष्य के लिए एक अच्छा वातावरण हो, इसके बारे में
एक कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे चाहिए, ऐसा कहा था। ऐसा कहा है। बेसिक कंप्राइजिंग इंडिया, बेसिक जो कंट्रीज़ है, जैसे उसमें ब्राज़ील है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो उन्होंने भी कुछ अपने प्रयास किए, प्रयास किए इन क्लाइमेट निगोशिएशंस, यानी क्लाइमेट के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की और उस पर सहमति दी। डेवलपिंग कंट्री एज ए डेवलपिंग कंट्रीज। ओके। एंड इट इज़ उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था अंडरलाइंग दैट डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर टाइम एंड पॉलिसी, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा टाइम चाहिए इस दिशा में काम करने के लिए, कि अभी एकदम से ये नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हम उस दिशा में काम करके वो जो नेट ज़ीरो इमिशन है उस तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट, हमें कोल की ज़रूरत है, उसको जब तक एक अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता तब तक हमें कोल का यूज़ करना पड़ेगा। और थोड़ा सा और थोड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हमें लगेगी, ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इनका कहना है। तो उन्होंने किया कि हमें एक वक्त और एक अच्छा एक पॉलिसी चाहिए वहाँ पे, टू अचीव ए जस्ट ट्रांजिशन ऑफ देयर इकोनॉमीज, यानी फ्री फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस से ग्रीन ट्रांजिशन के लिए उन्हें एक समय चाहिए और एक अच्छी पॉलिसी चाहिए। बट विथ पॉसिबल डिफरेंसेस ओपिनियन ऑन नेट ज़ीरो, the differences as well. The jury is out on basic clout in future global negotiation with its huge development needs and global high table aspirations. अब इंडिया जैसे बड़े देश में कैसे कि अभी डेवलपमेंटल नीड्स तो बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल हाई टेबल एस्पायरेशंस भी ज़्यादा है। सो तो उसको तो अभी तो इस दिशा में काम करने तो वक्त तो लगेगा और पर्याय भी ढूंढना पड़ेगा कार्बन की जगह, और जो इमिशन हो रहा है तो उसके लिए। बट विथ पॉसिबल डिफरेंसेस, ये पढ़ा था हमने। फॉर इंडिया विद इट्स डेवलपमेंट नीड्स द ग्लोबल हाइटेड एस्पिरेशन दैट रिक्वायर द कार्बन पॉलिसी स्पेसेस, द imperative strong diplomatic partnership with large developing economies that have an inherent interest in green growth with renewable energy integration and nature। जो उनका एक मोटिव है वो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप चाहिए विथ लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमीज दैट हैव एन इनहेरेंट इंटरेस्ट इन ग्रीन। जो हमें जो एनर्जी हमें जो चाहिए वो ग्रीन चाहिए, इको फ्रेंडली चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली चाहिए। उसके लिए हमें एक पार्टनरशिप, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप और विथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल एफर्ट्स। ओके, सबका साथ चाहिए। उसके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट भी चाहिए, एक पॉलिसी भी चाहिए और उसके लिए कुछ समय भी चाहिए। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव वर्क है। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण निर्णय इस समिट में लिया था G7, और आगे G20 में भी होने वाला है। उसके बारे में जो चर्चा होने वाली है G20 समिट में। तो अभी ये पूरे आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में G7 में क्या हुआ था, और G20 में भी अभी क्या हुआ आगे, और जो हॉट डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या आना है, क्या करना है, डेवलप कंट्रीज़ का क्या करना है, तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, और ये सब पढ़ा है हमने उसमें। तो ये पूरा एडिटोरियल इसके बारे में बताया था, क्लाइमेट एक्शन के बारे में। और ऑथर का नाम फिर से एक बार बताता हूँ, ये है मंजू सिंह पुरी है। और ये एक राइटर है जाने माने, फॉर्मर एम्बेसडर थे यूरोपियन यूनियन के, एंड लीड क्लाइमेट चेंज निगोशिएटर भी है इंडिया की तरफ से। और तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आएगा ये पूरा आर्टिकल। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उस पर क्लिक कीजिए। आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।